आज का टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें कि हम ठोस, द्रव, गैस और इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन संघनन यानी कि द्रव्य की 5 अवस्थाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम जानें कि पदार्थ होते क्या हैं या पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा जानने से पहले आप फिगर में देखिए कि जैसा कि आपको यहाँ पर सामने एक बॉल दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है कुछ स्थान घेर रहा है। तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। तो यहाँ पर बॉल जितना स्थान घेर रही है वो उसका क्या है? आयतन है। अब यदि मैं कहूँ कि आप इस बॉल को उठाइए, तो इस बॉल को उठाने के लिए आपको बल लगाना होगा, यानी कि उसका कुछ भार होगा और वस्तु का भार कहलाता है उसका द्रव्यमान। अब इस वस्तु को उठाकर आपको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा, तो इसको ले जाने में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, यानी कि आपको कुछ कठिनाई होगी। तो वस्तु को ले जाने में जो कठिनाई होती है वही क्या होता है? अवरोध होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो कि कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है एवं आयतन होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसे वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर बॉल है, कॉपी है, पेन है। तो कोई भी वस्तु वो सभी क्या, उनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कि अवरोध उत्पन्न करते हैं वही कहलाते हैं पदार्थ। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, कॉपी, पेन, किताब, मेज, पुस्तक, हवा। हवा भी एक पदार्थ है। अब आपके दिमाग में होगा कि हवा कैसे कोई पदार्थ हो सकता है। तो यदि आप इसको बैलून में भरें तो बैलून में भरेंगे तो ये स्थान घेरेगा, इसका कोई ना कोई भार होगा। तो इस तरह से हवा भी एक क्या है? पदार्थ है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस। तो एक और वर्ड होता है द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। तो द्रव्य और द्रव में अंतर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य यानी कि सबस्टेंस होते क्या है। तो द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा या किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिन्हें कि हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य प्रकार के पदार्थों में बदल नहीं सकते। जैसे चीनी है, तो चीनी को अगर हम तोड़े तो तोड़ने के बाद भले वो टूट जाएगा लेकिन रहेगा तो चीनी ही। या फिर चूना है, चूना को हम तोड़े तो वो रहेगा चूना ही। तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदल सकते, हाँ, परंतु रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य पदार्थ में बदल सकते हैं। यहाँ कहते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति, यानी कि पदार्थ के फिजिकल नेचर के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है पदार्थ कणों का बना होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं अपने स्थान पर गति करते हैं या अपना स्थान छोड़कर भी गति करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का पदार्थ है। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि इन कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है और इस आकर्षण को हम बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पदार्थ के दो कणों के बीच एक बल कार्य करता है और इस बल को ही हम बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस बल के कारण ही पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठोस में यह बल सबसे अधिक, द्रव में कम और गैस में लगभग न के बराबर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है। तो आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह है और इस खाली स्थान को हम बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो कण है, इन कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, उसी को हम बोलते हैं अंतरा अणुक स्थान। आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। वैसे देखा जाए पदार्थ के कुल 5 प्रकार खोजे गए हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 ही प्रकार है, ठोस, द्रव, गैस। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। चौथा प्रकार है प्लाज्मा और 5वां प्रकार है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में। तो पहला पॉइंट है ठोस पदार्थों की जो आकृति होती है और उसके आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं।
जैसे कोई बुक है, आप उसको जिस स्थान पर रखते हैं वो उसका आकार वैसा ही रहता है, और वो जितना स्थान घेरे रहती है वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कोई लोहे का 1 मीटर क्यूब का एक टुकड़ा है, ठीक है, तो उस लोहे का जो 1 मीटर की लंबाई वो 1 मीटर ही रहेगी, ये नहीं कि उसका लंबाई घट या बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट है ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है, यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके घनत्व बहुत ही ऊंचे होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें बहुत देखते हैं कि भार होता है, और आप सभी ने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। तो ठोस के जितने भी रूप होते हैं उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ठोस पदार्थों के जो द्रवणांक और क्वथनांक होते हैं वह प्रायः उच्च होते हैं, यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, द्रवणांक का मतलब होता है उन्हें लिक्विड में बदलना, और क्वथनांक का मतलब होता है उसे गैस में बदलना। तो जैसे लोहा है, लोहा को अगर हम पिघलाना चाहें तो उसको पिघलाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत अधिक ताप की जरूरत होगी। तो इसलिए जितने भी ठोस होते हैं उनके द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही उच्च होते हैं। तो किसी भी ठोस को द्रव में बदलने या फिर उसको उबालने के लिए हमें उच्च ताप की जरूरत पड़ेगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जो ठोस होते हैं बहुत ही कठोर और दृढ़ होते हैं। अगला है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि आप ठोस पदार्थ को दबाकर उनके आकार में परिवर्तन नहीं ला सकते। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थों में बहाव की प्रकृति नहीं होती, यानी कि जो ठोस पदार्थ है वो बहते नहीं है। सातवां पॉइंट है ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे ट्रैक होता है तो जो पटरियां होती हैं तो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कि जब गर्मी की दिन आती है तो गर्मी के कारण जितने भी ठोस होते हैं उनमें प्रसार होता है, लेकिन ये प्रसार बहुत कम होता है। तो प्रसार होने का मतलब फैलना, तो ये फैलते हैं इसलिए इनको गैप रखा जाता है, क्योंकि अगर गैप नहीं रखा जाएगा तो फैलने के कारण जो पटरियां होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी, और पटरियां अगर टेढ़ी हुई तो ट्रेन गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस पदार्थों में क्रमशः प्रसार मतलब फैलना या संकुचन यानी कि सिकुड़ना होता है। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की यानी कि सब्लिमेशन की। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि हम उस वाष्प को ठंडा करें तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में भी बदल जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ को हम ऊर्ध्वपात यानी कि सब्लिमेट कहते हैं। तो जैसे कोई ठोस है उसको गर्म किए तो गैस में बदला, और जब हम गैस को ठंडा किए तो वापस ठोस में बदल गया। तो ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस से वापस ठंडा करके ठोस प्राप्त करना कहलाता है ऊर्ध्वपात। तो यदि हम बात करें ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले यौगिकों की, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है NH4Cl। तो ये है अमोनियम क्लोराइड। फिर उसके अलावा जो शुष्क बर्फ है जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस, ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम अगर गर्म करें तो ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा जो कपूर है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये सीधे गैस में बदलता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें हम गर्म करने पर वो सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि कोई ठोस पदार्थ है उसको हम जब गर्म किए तो ऊपर वाष्प के रूप में ठंडा होकर जमा हो जा रहा है, तो यह पदार्थ क्या है, ऊर्ध्वपात है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं विसरण प्रक्रिया की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आइए पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य की बात हो रही है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो विसरण प्रक्रिया होती है वो ठोसों में लगभग न के बराबर होती है। तो जनरली विसरण प्रक्रिया आपके द्रव और गैस में पाई जाती है, परंतु ठोस में ये न के बराबर यानी कि लगभग नहीं पाया जाता। परंतु कुछ इसके अगर एग्जाम्पल थे, जैसे हम कॉपर ले लें और जिंक ले लें, अगर इन दोनों धातु को हम एक पास सटाकर कई सालों तक या कई दिनों तक रख दें तो ये कुछ दिनों बाद आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यानी कि इनके जो कण होते हैं
विसरण के द्वारा एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठोसों में विसरण की प्रक्रिया कुछ हद तक होती है, यानी कि बहुत दिनों तक अगर रखा जाए तभी होता है, इसमें बहुत सारा समय लग जाता है। ये तो बात हुई ठोस और ठोस के गुणों के बारे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव की अगली अवस्था द्रव यानी कि लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव के सामान्य गुण की। तो पहला पॉइंट है द्रव की आकृति निश्चित होती है परंतु उसका आयतन निश्चित नहीं होता। आइए इस पॉइंट को हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लास में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक कटोरे में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी ग्लास में पानी भरा हुआ है, बट ये ग्लास जो है वो पतला है। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और वो पानी 1 लीटर है, तो अब हम इस पानी को चाहे कटोरे में भरे या पतले ग्लास में भरे, पानी का तो आकार बदल जाएगा क्योंकि हम जिस बर्तन में रख रहे हैं वो उसका आकार ले लेता है, परंतु इसका जो आयतन है यानी कि अगर पानी 1 लीटर है तो पानी 1 ही लीटर रहेगा। तो यही कह रहा है कि द्रव्य की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती परंतु उसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है परंतु उसका जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। जैसे कि अगर पानी का रूप हम ले ले बर्फ, तो बर्फ ठोस रूप है तो बर्फ का जो घनत्व होगा वो अधिक होगा, लेकिन जब ये द्रव रूप में होता है तो इसका घनत्व कम होता है। तीसरा पॉइंट है द्रव प्रायः असंपीड्य या कम संपीड्य होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम इन्हें प्रायः दबा नहीं सकते और दबाते भी हैं तो इनमें बहुत कम असर होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। अगला पॉइंट है द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि अगर हम किसी भी द्रव को फर्श पे गिरा दे तो वो क्या होता है, बहने लगता है। तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब द्रव में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो द्रव में जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल लगता है। तो द्रव के बीच जो अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है वो कम होता है क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं और इस वजह से द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ठोस के अणु एकदम पास पास हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल अधिक है, लेकिन द्रव में क्या है, उनके कण दूर दूर है, क्यों, क्योंकि उनके बीच जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो कम है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगला पॉइंट है विसरण। तो द्रव में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको विसरण क्या होता है, तो द्रव में भी विसरण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, परंतु इनके जो विसरण की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है किस प्रकार का द्रव है। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बीकर रखे हुए हैं और दोनों बीकर में पानी भरा हुआ है, बीकर ए और बीकर बी। तो बीकर ए में स्याही डाला जा रहा है और बीकर बी में शहद डाला जा रहा है। तो जब हम बीकर ए में स्याही डाल रहे हैं तो स्याही बहुत जल्दी से पानी में घुल जाता है, लेकिन जब हम शहद डालते हैं तो शहद आप देख रहे हैं सिर्फ किनारों पर ही पकड़ कर आ रहा है। अब यहाँ पर इनमें जो घुलने की प्रॉपर्टी है अर्थात जो विसरण की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि इसमें किस प्रकार का पदार्थ घोला जा रहा है। स्याही बहुत जल्दी घुला जबकि शहद बहुत देर में घुला। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विसरण का जो गुण होता है द्रव का वो अलग अलग होता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या चीज घोल रहे हैं, जैसा कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं द्रव का जमना यानी कि फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन होना ही कहलाता है द्रव का जमना। जैसा कि पानी है, पानी को अगर हम ठंडा करें तो पानी ठंडा होकर क्या बन जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, यानी कि वो द्रव से ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि ठोस का द्रव के रूप में परिवर्तित तो होना ही कहलाता है द्रव का जमना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमांक की। तो हिमांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई संपूर्ण द्रव उष्मा का परित्याग करके ठोस में बदल जाता है तो उसे हम द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे कि पानी का जो हिमांक होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जितना ताप देने पर कोई द्रव ठोस में बदलता है वही कहलाता है हिमांक। जैसे हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वह पानी से यानी कि द्रव से बर्फ में यानी कि ठोस में बदल जाएगा। तो हर द्रव का हिमांक अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव की अगली प्रॉपर्टी की
जो कि है वाष्पन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। तो वाष्पन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। आइए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। पहले मैं आपको क्वथनांक समझा देता हूँ। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है कि जब हम द्रव को गर्म करें और जिस ताप पर वो गैस में बदल जाए तो वो कहलाता है क्वथनांक। जैसे हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो वो भाप में बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। लेकिन वाष्पन क्या होता है? वाष्पन में भी द्रव गैस में बदलता है। जैसे पानी को हम रख दें, कुछ समय बाद वो उड़ जाता है, तो वो वाष्पन है। लेकिन क्वथनांक तो वाष्पन में क्या अंतर हुआ? क्वथनांक में ये होता है कि हम उसको एक निश्चित टेम्परेचर देकर गैस में बदलते हैं, परंतु वाष्पन में ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है किसी द्रव का कमरे के ताप पर, यानी कि किसी द्रव को हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। अब या तो उसे क्वथनांक के नीचे, यानी कि हमें उसे ऐसा भी नहीं करना है कि उसे उबाल दे वो भाप में बदल जाए, तो हमें रखना है उसको रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे के ताप पर, और उसको गर्म भी नहीं करना है। तो जिस ताप पर, मतलब नॉर्मली रखने पर वह द्रव से धीरे धीरे क्या करे? गैस में बदले, और गैस बनकर यानी कि वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि नदियों का पानी या गड्ढों का पानी कुछ समय के बाद क्या होता है? वायुमंडल में चला जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या है? वाष्पन है। कहीं वहां पर कोई उसको गर्म तो करता है नहीं, तब भी वो वाष्प के रूप में चला जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। तो वाष्पन में कोई भी टेम्परेचर हम नहीं देते, यह प्रक्रिया धीरे धीरे अपने आप होती रहती है। लेकिन क्वथनांक में क्या करते हैं? हम एक निश्चित टेम्परेचर पर द्रव को गैस में बदलते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब किन कारणों से वाष्पन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो पहला पॉइंट है द्रव की प्रकृति। तो द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होता है उसकी वाष्पन उतनी ही तेज होती है। जैसे कि पानी है, पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होगा वह उतना ही तेजी से क्या होगा? वाष्प में बदलता है। अगर उसका क्वथनांक बहुत अधिक होगा तो उसको वाष्प में भी बदलने में अधिक समय लगेगा। दूसरा है द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना ही अधिक होता है उतना ही तीव्रता से द्रव का वाष्पन होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जितने भी जलाशय होते हैं वो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है और उनका वाष्पन अधिक होता है। अगला पॉइंट है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है द्रव का वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे कि अगर हम पानी को एक कटोरे में रखें या फिर एक बड़े से थाली में रखें तो थाली में वाष्पन अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव है वो अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में रखा गया है। तो द्रव जिस स्थान पे रखा जाता है अगर उसका क्षेत्रफल अधिक होता है तो वहां पर वाष्पन अधिक होता है, और यदि क्षेत्रफल कम होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होती है? कम होती है। अगला पॉइंट है वायु का वेग। तो हवादार स्थान पर जहां वायु का वेग अधिक रहता है द्रव का वाष्पन बहुत तेजी से होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो वहां पर हवा बहुत अधिक तेज चलता है तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। तो किसी भी द्रव का वाष्पन का जो प्रक्रिया होता है वो वायु के वेग पर भी निर्भर करता है। और लास्ट है आर्द्रता, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि वायुमंडल में जो नमी है, आपके आसपास जो नमी है वही कहलाती है आर्द्रता। तो वायुमंडल में जितना अधिक नमी होगा उस समय वाष्पन कम होगा, और आर्द्रता कम होगी तो उस समय वाष्पन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि वाष्पन से ही जुड़ा हुआ है और वाष्पन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हमारा अगला टॉपिक है वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आपके त्वचा पर पेट्रोल या फिर केरोसिन या फिर हम कह सकते हैं स्प्रीट जब गिरता है तो बहुत तेजी से ठंडक महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो जिस स्थान पर वो द्रव लगता है तो वो क्या होता है उस स्थान पे बहुत तेजी से वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण आपको ठंडक महसूस होती है। तो आइए इसका रीजन जानते हैं। तो वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। अब सतह पर होता क्या है? सतह पर के जो द्रव के कण होते हैं द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं,
जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं और इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वहाँ ठंडा हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मटका है जिसमें कि पानी भरा हुआ है और सुराही में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो होता क्या है कि अंदर का जो जल होता है वो इन छिद्रों में आ जाता है और जब ये छिद्रों में आता है तो वो अंदर से क्या करता है कि मतलब द्रव की सतह से ऊर्जा लेता है, जिसके कारण जो सतह पर द्रव के कण हैं वो वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प में बदलते ही वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण कि सुराही में रखा हुआ पानी आपको ठंडा लगता है। तो यही बात ऊपर लिखा हुआ है कि सतह पर के जो द्रव के कण होते हैं द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करते हैं और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो गैस में बदल जाते हैं और जब वो गैस में बदलते हैं तो द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वथन और क्वथनांक की। तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है यानी कि द्रव गैस में बदलता है उस ताप को हम कहते हैं द्रव का क्वथनांक और यह प्रक्रिया कहलाती है क्वथन यानी कि उबलना। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रत्येक द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पदार्थ यानी द्रव्य की दो अवस्थाओं ठोस और द्रव के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस के बारे में। गैसों की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ठोस द्रव में पढ़ा था कि ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। परंतु अगर हम बात करें गैस की, गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। अगर इसे हम छोटे या बड़े सिलेंडर में भरते हैं तो वह उसी का आकार ले लेता है। वहीं बात करें हम इसके आयतन की तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कि हम अगर इसे 1 मीटर क्यूब वाले कमरे में रख लें तो वहां पर ये क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। मतलब कि अगर इसे कोई और बड़े कमरे में रखा जाए तो वो उसका आयतन ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका न तो आकृति निश्चित होता है और न ही कोई आयतन निश्चित होता है। वही बात करें अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों का जो घनत्व होता है वो निम्न होता है। यानी कि जो गैस है वो ठोस और द्रव की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए इनका घनत्व कम होता है। बात करें तीसरे पॉइंट की तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो भी गैसें होती हैं उनका जनरली जो द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत कम होते हैं। ये कम ताप पर ही क्या कर सकते हैं, गैस से द्रव और द्रव से गैस में बदल सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि संपीड्यता का मतलब दबाना, तो गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं, अर्थात ये बहुत संपीड्य होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि एक पिस्टन है और उसमें रबड़ का वाल्व लगा हुआ है और अंदर गैस भरी हुई है। तो पहले वाले में आप देख रहे हैं कि गैस ऊपर की ओर तक है, लेकिन हम इसको प्रेशर दबाकर यानी कि ऊपर से पिस्टन दबाकर इसे और दबा सकते हैं। यानी कि इसकी जो संपीड्यता होती है गैस की वो अधिक होती है, हम इनको आसानी से नीचे की ओर दबा सकते हैं। लेकिन ठोस के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब कि उन्हें दबाया नहीं जा सकता। और वही बात करें द्रव की तो द्रव की संपीड्यता कम होती है, लेकिन गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि गर्म या ठंडा करने पर गैसों को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। यदि हम गैस को गर्म करें तो वो फैलेगा, प्रसारित होगा, और यदि हम उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, संकुचित होगा, यानी कि कंप्रेस्ड होगा। तो पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी हम किसी को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो गैसों में प्रसारण और संकुचन होता है, यानी कि फैलाव होता है या फिर सिकुड़ता है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको गर्म कर रहे हैं या फिर ठंडा कर रहे हैं। अगला पॉइंट है गैसों का विसरण, यानी कि अगर हम बात करें इसके विसरण की तो पीछे मैंने आपको बताया था विसरण क्या होता है। तो विसरण का मतलब होता है जब किसी द्रव्य के कण किसी दूसरे द्रव्य के कण में प्रवेश करते हैं। यानी कि गैस हो सकता है कि आपके द्रव में प्रवेश करे या फिर ठोस में प्रवेश करें। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि गैसों में जो विसरण की क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। और यदि हम बात करें अलग अलग गैसों की तो अलग अलग गैसों के घनत्व में अंतर होते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित होने की स्वाभाविक प्रक्रिया को ही हम गैस का विसरण कहते हैं। तो अलग अलग गैस भी आपस में मिश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे में चले जाते हैं, और यह प्रक्रिया होती है
विसरण। अगला पॉइंट है गैसों का संघनन। तो आप पहले संघनन समझ लीजिए कि संघनन होता क्या है। तो जब हम किसी गैस रूप को द्रव रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। तो कोई भी गैस होती है, गैस जब बदल जाती है द्रव रूप में तो यह प्रक्रिया होती है संघनन। जैसे पानी है तो पानी का वाष्प होता है, जब इसे हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वापस ये जल के रूप में प्राप्त हो जाता है, यही प्रक्रिया कहलाती है संघनन। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा, जब पानी गर्म होता है तो उसकी वाष्प जो होती है ऊपर रखे हुए प्लेट के ऊपर चिपक जाती है और जब ये ठंडा होती है तो द्रव रूप में वापस हमें मिल जाती है। तो यह पूरी घटना जो होती है, इस घटना को हम बोलते हैं संघनन। ऊपर अभी मैंने आपको विसरण पढ़ाया था, ये मैं उसके लिए एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, एक जार है जिसमें कि दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऊपर की ओर हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ ऑक्सीजन, और ये एक ढक्कन के द्वारा एक दूसरे से रोके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हम ढक्कन को हटा दें तो ये दोनों गैसें आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित रूप से मिल जाते हैं, और यही घटना कहलाती है विसरण। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्य का किसी और द्रव्य में प्रवेश करना ही कहलाता है विसरण। तो यहाँ पर याद रखिएगा, द्रव्य का द्रव्य में, द्रव्य का मतलब ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये नहीं कि आपके दिमाग में द्रव चल रहा हो, लिक्विड चल रहा हो। द्रव्य का मतलब मैटर होता है, यानी कि ठोस, द्रव या फिर गैस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांतिक ताप की। तो जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस को संघनित नहीं किया जा सकता, यानी कि हम गैस को द्रव में नहीं बदल सकते, चाहे उस पे कितना ही ताप और दाब लगा दिया जाए, चाहे कितना ही ताप और दाब बढ़ा दिया जाए। तो इस ताप को ही हम गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप का मान हर गैसों के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें अमोनिया के लिए तो इसके लिए होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन के लिए होता है -119 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है गैस का दाब, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस। तो बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल ही गैस का दाब कहलाता है। यानी कि कोई गैस है और किसी बर्तन में भरा हुआ है, तो जो गैस है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी कि बर्तन के सभी भाग में जितना प्रेशर डालती है, जितना बल आरोपित करती है, वही बल कहलाता है गैस का दाब। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो हमारे वायुमंडल में जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और समुद्र की तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसे हम एक वायुमंडल कहते हैं। और एक वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। तो पास्कल की बात करें तो ये दाब का मात्रक है जिसे हम PA से निरूपित करते हैं। तो दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, यानी कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम ये जानेंगे कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, कैसे एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे ठोस को हम कैसे द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को हम कैसे गैस में बदल सकते हैं, या फिर गैस को वापस द्रव में कैसे बदल सकते हैं, और द्रव को वापस फिर से ठोस में कैसे बदल सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, मतलब ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, ये कहलाता है अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम बात करें बर्फ है, बर्फ को अगर हम गर्म करें तो वो पानी में बदल जाएगा, पानी को फिर से गर्म करें तो वो बदल जाएगा जलवाष्प में, और जलवाष्प को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो बदल जाएगा जल में, और जल को फिर से ठंडा करेंगे तो वो बदल जाएगा बर्फ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्फ जो था ठोस अवस्था में था, ठोस से ये किस में बदला, द्रव में, यानी कि जल में, और जल यानी कि द्रव से ये बदल गया जलवाष्प में, यानी कि गैस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जल है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जल, जल जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठोस रूप में यह बर्फ के रूप में होता है, द्रव रूप में यह पानी के रूप में होता है, यानी कि जल के रूप में होता है, और गैस के रूप में यह जलवाष्प के रूप में रहता है। तो ये चलते हैं कुछ ऐसे हेडिंग की ओर जो पीछे बार बार आए हैं और आपको बहुत ही कंफ्यूजन हुआ है, और मैंने बताया कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला है द्रवणांक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं ठोस पदार्थ का द्रवणांक।
तो नाम में ही है मेल्ट। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। जैसे बर्फ पिघल कर किस में बदल जाता है? पानी में। तो बर्फ पानी में बदल रहा है, यानी कि ठोस से किस में बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है। तो वो कब बदलेगा? जब उसे कोई एक टेम्परेचर मिलेगा तभी बदलेगा। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे ही हम कहते हैं द्रवणांक। नेक्स्ट है क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, और उबलता क्या है? द्रव गैस में। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी को अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प में बदल जाता है। तो यहाँ पर पानी का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी टेम्परेचर पर पानी उबलता है, यानी कि यह द्रव से गैस में बदल जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रवण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके द्रवणांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस का द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्फ आपका किस में बदलता है? जल में बदलता है। तो उसको बर्फ से जल में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा चाहिए होती है। तो गुप्त ऊष्मा यह कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस के 1 किलोग्राम, यहाँ पर मात्रा लिया हुआ है कितना? ठोस का 1 किलोग्राम, उसको द्रवणांक पर यानी कि द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही कहलाती है गुप्त ऊष्मा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ से जल में बदलना है तो इसके पास कुछ ऊष्मा होगी तभी ना वो जल में बदल रहा है। हम तो इसको गर्म करने नहीं जा रहे हैं कि बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं तो वो जल में बदल रहा है। अगर हम उसको छोड़ दें वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि अपने रूम टेम्परेचर पर, तब भी तो वो बर्फ में जल में बदल जाएगा, बर्फ से जल में बदल जाएगा। तो बर्फ में जल से बदलने के लिए कुछ ऊष्मा चाहिए होगी, तो वो जो ऊष्मा चाहिए वही हमारी क्या है? गुप्त ऊष्मा है। तो बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा होती है 3.347 गुणे 10 के घात 5 जीलो प्रति केजी। मतलब कि इतनी ऊष्मा हमें चाहिए होगा 1 केजी बर्फ को जल में बदलने के लिए। वही हमारा अगला हेडिंग है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर भी आ रहा है वाष्पन। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर ताप के बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि हमारा जल है तो ये द्रव रूप में है, अब इसे हमें जलवाष्प में बदलना है। तो जलवाष्प में बदलने के लिए हमें कुछ ऊष्मा चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर हम ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होगी 22.59 गुणे 10 के घात 5 जूल प्रति केजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल से वाष्प में बदलने के लिए हमें इतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। चलते अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है संघनन, या उसे बोलते हैं हम द्रवीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है संघनन या द्रवीकरण कहलाता है। अगला हेडिंग है द्रव का हिमांक, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है द्रव का जमना। जैसे कि पानी है, द्रव रूप में है, अगर हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करें तो ये बर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक। तो जल का हिमांक अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इस ताप पर जो जल है यानी कि द्रव रूप से किस अवस्था में बदल जा रहा है? ठोस अवस्था में बदल जा रहा है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे कहते हैं हम हिमांक। जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइए हम पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में जाने। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था होती क्या है? प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, और इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान यानी कि सुपर एनर्जेटिक और अति उत्तेजित यानी कि सुपर एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा की अवस्था में आयनीकृत गैसें होती हैं जो कि बहुत ही उत्तेजित और बहुत अधिक ऊर्जावान होती हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्ति, ट्यूबलाइट और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। तो जो प्लाज्मा अवस्था होती है इसका यूज करते हैं प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में
और नियॉन संकेतक के रूप में। तो जो प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट होती है उसमें हीलियम या कुछ अन्य गैसें भरी होती हैं। गैसें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंगयुक्त उद्दीप्ति यानी कि ग्लो उत्पन्न होती है और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो ट्यूबलाइट्स होती है उसमें जो कलर यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वही हमारी क्या है, प्लाज्मा है। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही ये हमें चमकीले दिखाई देते हैं। तो सूर्य और तारों का जो चमकीला रूप होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। तो ये थी पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो सन 1920 में भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी कि फिफ्थ स्टेज की अवधारणा प्रस्तुत की। विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी पदार्थ की इस अवस्था की संभावना का पुनर्नुमान लगाया। बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों की एक टीम ने पदार्थ की इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता पाई। तो सन 1920 में भारत के जो वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस और विश्व विख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन जिनका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, इन लोगों ने पूर्वानुमान लगाया कि कोई और पदार्थ की पांचवी अवस्था पाई जाती है। और बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने और उनकी टीम ने पदार्थ की पांचवी अवस्था को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। और इन लोगों ने अति निम्न घनत्व यानी कि वायु के घनत्व का 10⁻⁵ भाग वाली गैस को अति शीतलित यानी कि सुपर कूल्ड मतलब उसे बहुत ठंडा करके लगभग 2 × 10⁻⁷ केल्विन ताप पर इस अवस्था को प्राप्त किया। और इस अवस्था को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट यानी कि शॉर्ट में इसे BEC कहते हैं।